हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग बाकी के ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका अ, इसमें जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसके आगे का क्वेश्चन है, ये आपका दिया है। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? प्रेरित ईएमएफ। स्टैटिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसके रूप में प्रयुक्त होता है? आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं आपको ही सॉल्व करके, न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन को आप डिटेल बाय डिटेल आप समझते रहिए। यहाँ पर दिया है कि स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, बैटरी एंड अल्टरनेटर। किसमें होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक्स डिवाइस भी होता है और इसमें ईएमएफ का सिद्धांत भी होता है। इसमें क्या होता है कि मोटर आपका जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत को, ठीक है। जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी ये केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, एसी जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक स्टैटिक्स रूप में ईएमएफ का सिद्धांत किस पे लागू होगा आपका? तो ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स इस पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है, ट्रांसफार्मर में लोड के बढ़ने पर करंट का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। और लोड घटने पर करंट का मान क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर लोड बढ़ने के दौरान जब लोड का मान बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा और लोड करंट के बढ़ने से लीकेज फ्लक्स का मान, लीकेज फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोड करंट, ठीक है। लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न्स और 50 सेकेंडरी टर्न्स हैं, ठीक है। सप्लाई में जोड़े जाते हैं तो 250 सेकेंडरी टर्न और 250 सेकेंडरी टर्न वाले, ठीक है, 50 सेकेंडरी टर्न वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? सॉल्व कीजिए, समय है आपके पास 1 मिनट, ठीक है। और सॉल्व करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर में आंसर आएगा और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। पुनः एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 1500 वोल्ट, समझ लीजिए, 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है, और 50 टर्न वाले एक सिंगल फेज के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, सिंगल फेज के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए, यहां पर 1500 वोल्ट दिया है, 1500 वोल्ट, ठीक है। यहां पर दिया है 1500। आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद 250 क्या है? सेकेंडरी टर्न। 250 आपका दिया है सेकेंडरी टर्न और यहाँ पर 50 टर्न दिया है सेकेंडरी टर्न वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पर फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो ई इज इक्वल टू कितना होता है? 4.44 F, ठीक है, एन फाई एम। ये इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर के लिए, विद्युत वाहक बल के लिए
यह इक्वेशन होता है। Fm जो है, फाई m जो है, यह आपका मैक्सिमम फ्लक्स को दर्शाता है। ठीक है, अगर प्राइमरी के लिए होगा तो N1 हो जाएगा और सेकेंडरी के लिए होगा तो N2 हो जाएगा, बट इसमें आवृत्ति दोनों में सेम होता है, आवृत्ति तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फ्लक्स का मान। तो फाई m इजक्वल टू ई अपान में पक्षांतर करेंगे तो 4.44 F। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N2 बटे में होगा। तो यहाँ से किसके लिए निकालना है, सेकेंडरी के लिए, और सेकेंडरी टर्न वाले सिंगल फेज में कितना टर्न है, 50। ई का मान कितना आपका दिया है, 1500। ई का मान कितना है, 1500। तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 बटे में 4.44 गुणे फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है, और यहाँ पर N2 टर्नों की संख्या द्वितीय में कितना है आपका दिया है 50। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 250 के लिए तो कितना हो जाएगा 1500, इसको यहाँ पर 250 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, या 15 बटे में 4.44 गुणे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, 3 बटे में गुणा करेंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 बचेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 बटे में 4.44 गुणे 125, मतलब 125 में डिवाइड करेंगे आपका तो 0.027 वेबर। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर में, तो ये इसका आंसर आएगा, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ट्रांसफार्मर यानी परिणामित का प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस किस प्रचाल पर निर्भर करता है, किस प्रचाल पर निर्भर करता है, किस प्रचाल पर आपका निर्भर करता है। तो प्रचाल का मतलब देखिए यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, तो ट्रांसफार्मर प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा किस पर निर्भर करेगा, तो आपका क्षरण अभिवाह पर निर्भर करता है। क्षरण अभिवाह का मतलब होता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर के समान, इंडक्शन मोटर के समान, इंडक्शन मोटर के समान, इंडक्शन मोटर के समान सिद्धांत मतलब कौन सा काम करता है। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर सेम एक जैसा होता है। ठीक है, फर्क इतना है कि दो वाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग होता है, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। आपके मोटर में भी दो वाइंडिंग होते हैं, एक होता है रोटर के लिए और एक होता है आपका स्टेटर के लिए। डिफरेंट इतना है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है, बट इंडक्शन मोटर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच यानी रोटर और स्टेटर के बीच सापेक्षिक गति होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर। डीसी जनरेटर डीसी मोटर सेम एक जैसा होता है, फर्क बस इतना है कि एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है और विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर दोनों में ही आपको कम्यूटेटर मिलेंगे, कार्बन ब्रश मिलेगा। ठीक है, दोनों में आर्मेचर होंगे। तो यहाँ पर और लास्ट है आपका रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो होता है यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये 3 टाइप का होता है। आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और तीसरा आपका जो होता है वह होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव में एक डायोड की आवश्यकता पड़ती है, फुल वेव में 2, और फुल वेव ब्रिज में 4 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके लिए होगा, ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम मित्र कुंडलन के यानी ट्रांसफार्मर के कुंडलन के अंतःपटलन का क्या उद्देश्य है, अंतःपटलन का क्या उद्देश्य है। तो अंतःपटलन का उद्देश्य क्या है, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। क्षरण प्रतिघात में वृद्धि, धारा प्रवणता को कम करने के लिए, क्षण प्रतिघात को कम करने के लिए, वोल्टता प्रवणता को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए होता है। यहाँ पर ईडी ह्रास को कम करने के लिए, यानी आपका क्षरण प्रतिघात को
कम करने के लिए पटलित किया जाता है। कुंडली को क्या करते हैं, उसको पटलित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरों को दोगुना किया जाता है, क्या करना है, द्वितीयक फेरों को दोगुना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टेज को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर V2 अपान में V1 बराबर N2 अपान में N1। यहाँ पर क्या करना है, कह रहे हैं कि द्वितीयक फेरों को दोगुना किया जाए, तो इसको हमको क्या करना है, दोगुना। उसके बाद प्राथमिक वोल्टेज को आधा किया जाता है। प्राथमिक वोल्टेज ये आपका आधा करेंगे तो यानी 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2/2 V2 अपान में हो जाएगा V1 अपान में 2N2 अपान में N1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही फार्मूला आपका V2 अपान में V1 बराबर N2 अपान में N1। आप V1 अपान V2 N2 N1 अपान N2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है। जस्ट हमने एक न्यूमेरिकल हल किया है, तो इस क्वेश्चन को आप ही कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको लिखना है 38 और जो भी आपका ABCDE ऑप्शन जो होगा वो कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस मान पर निर्भर करता है। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस मान पर निर्भर करेगा, किस मान पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज होता है या निर्गत जो वोल्टेज है वो आपके आपूर्ति वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर डिपेंड करता है कि पीक आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को। देखिए यहाँ पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि I2 अपान I1, यहाँ पर दिया है कि I2 अपान में I1 का मान दिया है 2, तो E2 का मान कितना दिया है 100, E2 का मान दिया है 100। पूछा है कि आपसे E1 का मान कितना होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो 100%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो I2 अपान में I1 बराबर E1 अपान में क्या होगा E2, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा I2 अपान में I1 का मान कितना है 2, E1 का मान है E1 का मान तो ज्ञात करना है, E1 आपको ज्ञात करना है, E2 का मान दिया है 100, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, B 200 आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है, वोल्टेज किसके रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पर V1 अपान में N1, प्राइमरी होगा तो V1 अपान में N1, अगर सेकेंडरी के लिए होगा तो V2 अपान में N2। किसके लिए होगा, सेकेंडरी के लिए, ठीक है, सेकेंडरी साइड के लिए आपका होगा V2 अपान में N2 और प्राइमरी के लिए V1 अपान में N1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न की अनुपात क्या होता है, ठीक है, प्राथमिक टर्न का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, इनपुट है, इनपुट यानी प्राइमरी, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, आउटपुट आपका V2 इक्वल टू कितना दिया है 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट। टर्नों की संख्या V1 अपान में V2 बराबर
N1 अपान में N2, V1 अपान में V2, यहाँ पर 200 बटे में कितना हो जाएगा 400, तो N1 अपान में N2 ये कट करके 1 बटा में 2 बराबर N1 अपान में N2, तो एक संबंध है 2 होगा, N1 संबंध है N2, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी 220 वोल्ट एसी से 40 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के फेरों का अनुपात अवश्य क्या होगा। फेरों का अनुपात क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन इनपुट वोल्टेज को घटाता है, तो यहाँ पर देखिए ना 220 से क्या हो रहा है 24, यानी V1 का मान दिया है 220 वोल्ट और V2 का मान दिया है कितना 24 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आपको बताना है अनुपात। तो अनुपात जब निकालेंगे तो फेरों की संख्या के लिए, तो V2 अपान में V1 V2 अपान में V1 इक्वल टू N2 अपान में क्या हो जाएगा N1, तो यहाँ से निकालेंगे तो V2 का मान रखेंगे तो 24 बटे में V1 का मान हो जाएगा 220 इक्वल टू N2 अपान में N1। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 110, तो 12 अपान में 110 इक्वल टू N2 अपान में N1। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.109। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 300 केवीए 6600 वोल्ट 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न वोल्टेज कितना दिया है 7.9 वोल्ट, प्रति टर्न वोल्टेज दिया है 7.9 वोल्ट। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या बताना है। क्या बताना है आपको, टर्न की संख्या बताना है। तो यहाँ पर P1 के लिए अगर निकालेंगे, ठीक है, P1 के लिए अगर प्रति फेज टर्नों की संख्या निकालते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर, तो ये देखिए ये 6400 से 440 कर रहा है, 6600 से 440 कर रहा है, यानी ये स्टेप डाउन होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। वोल्टेज को क्या कर रहा है 6600 से 440, यानी ये घटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर P1 इक्वल टू V2 अपान में TPH, मतलब प्रति टर्न वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर P1 के लिए, दूसरा आपका P2 के लिए V1 अपान में TPH, दोनों के लिए सेम है 9.7। V2 का मान लिखेंगे तो V2 का मान यहाँ पर कितना है 440 बटा में TPH का मान यहाँ पर 7.9, और इसके लिए निकालेंगे तो V1 का मान हो जाएगा 6600 बटा में 7.9, डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 4400 बटा में 79, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 66,000 बटा में 79। दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये कट करके लगभग में आपका आएगा 55, एग्जैक्ट नहीं कटेगा, लगभग में 55 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 835 टर्न आएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी 35,835। हाई वोल्टेज में क्या होगा 835, क्योंकि जिधर आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है उधर टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और जिधर वोल्टेज कम होगा उस साइड वोल्टेज क्या होगा, टर्नों की संख्या कम होती है। तो आपका कम है निम्न वोल्टेज 440 यानी कम है, और हाई इधर क्या है ज़्यादा, तो ये एक स्टेप डाउन भी हो गया। ठीक है, क्योंकि टर्नों की संख्या N1 का मान ज़्यादा है N2 से। नेक्स्ट, किसी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10 संबंध है। किसका सेकेंडरी टर्न दिया है और प्राइमरी, यानी किसका दिया है टर्न की संख्या, यानी N2 अपान में N1 का मान दिया है 10 बटा में 1, यानी वही 10 संबंध है 1। सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है। सेकेंडरी में मापा गया करंट यानी I2 का मान कितना है 2 एम्पियर है। तो प्राइमरी का करंट क्या करना है बताना है।
तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी N2 अपान में N1 इक्वल टू I1 अपान में I2। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, I1 का मान निकालेंगे तो N2 अपान में N1 10 हो जाएगा और बटा में 1, और यहाँ पर I1 अपान में I2 का मान कितना है 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 एम्पियर। तो I1 का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक है 20 एम्पियर। और एक चीज़ और आप देखना चाहें तो थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं ट्रिकली। देखिए इसमें क्या है कि अगर टर्नो N2 क्या है ज़्यादा है और N1 क्या है कम है, तो कन्फर्म है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, जब N2 ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ना। और जिस साइड आपका वोल्टेज का मान अगर ज़्यादा है, वोल्टेज का मान ज़्यादा है, तो आपका करंट का मान क्या होगा, कम होगा। करंट का मान कम क्या होगा, कम होगा। और जिस साइड आपका वोल्टेज कम है तो उधर करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये स्टेप अप है तो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या है ज़्यादा और इधर वोल्टेज क्या है कम, तो प्राइमरी में जब वोल्टेज कम है तो करंट का मान ज़्यादा आएगा। पहले तुलना में 2 था, अब इसकी तुलना में क्या आ गया है 20, प्राइमरी के लिए क्या है 20, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न्स क्या है, N1 इक्वल टू 500 दिया है, 200 सेकेंडरी टर्न्स, N2 का मान कितना दिया है 200, 120 वोल्ट सप्लाई दी जाती है V1, यानी 120 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न्स वोल्टेज की गणना कीजिए, ठीक है। सेकेंडरी टर्न्स और प्रति टर्न्स वोल्टेज की गणना करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज जब निकालेंगे तो N1 अपान में N2 इक्वल टू V1 अपान में क्या हो जाएगा V2। यहाँ पर N1 अपान में N2 मतलब 500 बटे में 200 इक्वल टू किसका वोल्टेज निकालना है, सेकेंडरी का। V1 का मान कितना दिया है 120 अपान में V2। इसको लाएंगे इधर, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे 200 बटे में 500, ये कट जाएगा, ठीक है। 120 गुणे 2 अपान में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 वोल्ट, ठीक है 48 वोल्ट आएगा। इसके बाद कैंसिल हो जाएगा ये, V2 का मान कितना आ गया 48 वोल्ट। यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन में आपको 48 वोल्ट दिख रहा है। अब क्या बताना है आपको कि प्रति टर्न कितना आएगा, ठीक है, प्रति टर्न्स वोल्ट की गणना करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 48 वोल्ट आ गया है, प्रति टर्न वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। प्रति टर्न्स वोल्टेज का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 48, वोल्टेज कितना है 48, किसके लिए लिखे तो 200 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.24 वोल्ट, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 11 kV ऑब्लिक दिया है 433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पूर्ण लोड करंट, ठीक है, लगभग कितनी होगी, पूर्ण लोड करंट लगभग कितनी होगी। यहाँ पर वोल्ट पावर कितना दिया है, पावर दिया है यहाँ पर 3 MVA, ठीक है, यहाँ पर दिया है 3 MVA दिया है। यहाँ पर दिया है कि 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, सॉरी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है। V का मान कितना दिया है, यहाँ पर 11 kV, V का मान कितना दिया है 11 kV। और दूसरा वोल्टेज कितना दिया है, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना दिया है 433 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि पूर्ण लोड लाइन करंट का मान बताना है, यानी आपको सेकेंडरी के लोड के करंट का मान बताना है। तो P इज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा VI। यहाँ से हमको क्या मान निकालना है I का, तो I इक्वल टू करेंगे तो P अपान में √3 इंटू क्या लिख सकते हैं V, ठीक है। यहाँ पर P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है 3, उसको चेंज करेंगे तो गुणे 10 का पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ 3 मीन MVA में है तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा √3 का मान 1.732 गुणे V का मान कितना दिया, सेकेंडरी के लिए हम लोग निकालेंगे तो कितना मान हो जाएगा आपका 433, ठीक है। यहाँ पर 433 दिया हुआ है, लिखे भी है यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे या आप √3 रहते नहीं देते यहाँ पर
तो इसका परिमेयीकरण भी करते तो √3 से 3 कट जाता। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा यहाँ पर लगभग 4000 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी, लगभग 4000 आंसर आएगा। √3 का यहाँ से आप परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ से √3 का जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका √3। तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर 48 नंबर दिया है कि 11 kV अब्लिक 433 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर 100 प्रति 5 एम्पियर करंट को प्राथमिक से जोड़ा हुआ है। यदि द्वितीयक का मूल्य 5 एम्पियर है तो वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए लोड कितना होगा? द्वितीयक ट्रांसफार्मर का केवीए लोड कितना होगा? द्वितीयक के लिए करंट कितना है? 5 एम्पियर। द्वितीयक के लिए करंट कितना है? वही मूल्य, मतलब कितना दिया है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पर I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। कितने गुना का डिफरेंस हो रहा है? कितने गुना का डिफरेंस हो रहा है? तो 100 एम्पियर है अब्लिक 5। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 100 एम्पियर अब्लिक 5 एम्पियर। कितने गुना का? 20 गुना का। कितने गुना का चेंज हो रहा है? 20 गुना का। ठीक है, तो आपका मान कितना आ रहा है? 20 गुना। तो यानी अगर आप मान निकालेंगे तो टोटल आपका है कितना? यहाँ पर 433 वोल्ट। वोल्टेज कितना आ रहा है? 433। चेंजिंग कितने का आ रहा है? चेंजिंग कितने का आ रहा है? तो आपका 20 गुने का। ठीक है, 20 गुने का चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट दिया है तो 20 5 100, और यहाँ पर मान लिखेंगे तो जब इसका केवीए निकालेंगे मतलब वीए वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 433। ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 88660 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 8660 वीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए वीए में आपका होता है। तो लगभग ये कितना आ जाएगा? 8660 वीए में आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, तो परिणमन अनुपात यानी के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के का मान दिया है 1/4। ठीक है, अनुपात और प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ कितना दिया है? 110 वोल्ट। ईएमएफ प्राथमिक में दिया है 110 वोल्ट। तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ का मान कितना होगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है E2 अपान में E1 इक्वल टू हम लोग मानते हैं के। ठीक है, हमेशा उसको विपरीत मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि E2 जो होगा वो के गुना कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म करके E1 का वो आउटपुट E2 में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो E2 इक्वल टू 110, सॉरी कितना है? 110 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मान ही रख देते हैं। यहाँ पर E2 अपान E1 कितना दिया है? 1/4। तो यहाँ पर E1 का हमने मान कितना निकाला है? 110। ठीक है, 110। तो यहाँ पर जब करेंगे तो E2 का मान हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू E1 बराबर के। E2 का मान प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ दिया है तो E2 का मान निकालेंगे। E1 का मान 110 इक्वल टू यहाँ पर दिया 1/4। तो E2 का मान निकालेंगे तो ये गुणा करेंगे तो 110। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 110 अपान में 4 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक 25 केवी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर 250 चक्कर, मतलब N1 का मान कितना दिया है? 250 चक्कर। द्वितीयक पर दिया है N2 इक्वल टू दिया है 40 चक्कर। कह रहे कि 1500 वोल्ट, वोल्ट का मान कितना दिया है? 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पर। तो द्वितीय के वोल्टेज और करंट की गणना कीजिए। द्वितीय वोल्टेज की गणना कीजिए, ये आपका दिया है प्राथमिक पर, मतलब V1 बराबर 1500 दिया है। तो यहाँ पर N1 अपान में N2, V1 अपान में V2। N1 का मान है 250, N2 का मान है 40,
V1 का मान है 1500 अपान में V2, ठीक है। V2 का मान तिरिए गुणा करेंगे यहाँ से, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1500 गुणे 40, 40 बटे में, ये बटे में आ जाएगा 250, ये कट जाएगा, ठीक है। 5 तियाँ 15, 5 पचे 25 और 5 बटे 40, तो ये कितना हो जाएगा 240 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितना आ जाएगा 240। इसके बाद आपसे कह रहा है द्वितीय का वोल्टेज कितना है 240। इसके बाद आपको निकालना है कि इसका करंट कितना आएगा, ठीक है। करंट का मान बताना है यानी आई का, तो P इक्वल टू क्या होता है वी आई। P इक्वल टू क्या होता है वी आई। तो यहाँ से जब I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P अपान में V। P का मान कितना है, P का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर P का मान आपको कितना दिया है 25 kV है, ठीक है। P का मान कितना है 25, तो 25 और K को चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और बटे में वोल्टेज का मान कितना है 240, वोल्टेज का मान है 240, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें भाग देंगे तो लगभग आपका 104, ठीक है, लगभग 104 कुछ आएगा, तो लगभग 104 एम्पियर का करंट होगा, यानी आपका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। 50 नंबर का एक आंसर हो जाएगा 240 वोल्ट 104 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप, प्राथमिक कॉइल में आपका कितना है 3 लूप है, द्वितीयक में कितना है, द्वितीयक में आपका है 30 लूप, तो कह रहे कि तो वोल्टेज क्या होगा, सुनिए। ये कन्फर्म है कि अगर N1 का मान कम है N2 से, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा स्टेप अप होगा। N2 क्या है ज़्यादा, तो कितने का अंतर है 3, और ये है 30, कितने का अंतर है 10 गुना का, कितने का अंतर है 10 गुना का, तो 10 गुना स्टेप अप होगा ना, वोल्टेज क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो 10 गुना वोल्टेज को क्या करेगा वो बढ़ाएगा, तो 10 गुना स्टेप अप होगा। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है। प्राथमिक द्वितीयक के घूर्णों का अनुपात दिया है, प्राथमिक यानी N1 अपान में N2 का मान दिया है 1/4, ठीक है। तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, द्वितीयक वोल्टेज यहाँ पर प्राथमिक वाइंडिंग के लिए दिया है, तो V1 का मान कितना दिया है 240, तो N1 अपान में N2 इक्वल टू V1 अपान में V2, तो यहाँ से N1 अपान में N2 का मान 1/4, यहाँ पर दिया है 240 अपान में V2, फिर ये गुणा करेंगे V2 इक्वल टू, ठीक है, N2 का मान यहाँ से तो तिरिये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, सॉरी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 240 गुणे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 चौके 16, 4 गुना के 8 एक 9, 60 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि N1 में 1 टर्न है और N2 में कितना है 4 टर्न है, ठीक है। N2 में कितना टर्न है 4 टर्न है, तो 4 टर्न है तो टर्न जब N2 का ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो सेकेंडरी का वोल्टेज तो ज़्यादा ही होगा, कितना 4 गुना। नेक्स्ट, 3 फेज को ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज 1100 वोल्ट 500 वोल्ट पर डेल्टा स्टार 66 केवीए एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 0.05 फ्लक्स के साथ प्रचलित है, तो प्रति फेरो यानी ईएमएफ पर टर्न ज्ञात करें। प्रति फेरो पर ईएमएफ आपको प्रति टर्न बताना है, इसका मान कितना आएगा, ठीक है, इसका मान कितना आएगा। देखिए प्रति टर्न बताना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि ईएमएफ समीकरण होता है 4.45 MFN, ठीक है। प्रति टर्न यानी आपको n से क्या करना है डिवाइड करेंगे, तो अब ऐसे भी निकल जाएगा प्रति टर्न। यहाँ पर कितना वोल्टेज दिया, सॉरी फ्लक्स का मान कितना दिया है 0.05 वेबर, 0.05 वेबर दिया है, ठीक है। आवृत्ति का मान कितना है 50 हर्ट्ज, यहाँ पर आवृत्ति का मान दिया है कितना 50 हर्ट्ज, नहीं देगा तो भी हमको 50 हर्ट्ज क्या करना है वहाँ पर मान लेना है।
तो यहाँ से जब निकालेंगे प्रति फेज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रति फेरों की संख्या निकालेंगे यहाँ से। तो ई अपान में एन इक्वल टू यहाँ से 4.4 फ्लक्स का मान 0.05 गुणे, और यहाँ पर आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 50, ठीक है। गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4.44 गुणे इसका हो जाएगा 25, 0 कितना हो जाएगा 25, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल, 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा लगभग ये 25 चौके 100 जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11.1, इतना आंसर आएगा, 11.1 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी आपका बी करेक्ट आंसर आएगा, बी। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक की 10 फेरे के साथ 100 मिली वेबर का ज्यावक्रीय फ्लक्स जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कितना फेरे दिया है 10, यानी एन का मान कितना है 10 टन, और फ्लक्स फाई एम का मान दिया अधिकतम लिखा है यहाँ पर 100 मिली वेबर। तो इसको चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, मिली से चेंज करेंगे वेबर में। फ्लक्स ज्यावक्रीय फ्लक्स के साथ जुड़ता है तो द्वितीय का प्रेरित ईएमएफ आरएमएस मान का परिकलन कीजिए यदि सप्लाई की आवृत्ति कितनी हो 50 हर्ट्ज। सप्लाई की आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज है। तो आपको आरएमएस मान ज्ञात करना है। यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.4 एफ फाई एम इंटू एन। तो यहाँ पर 4.4 गुणे 50 गुणे फाई एम का मान 100 गुणे 10⁻³ गुणे एन का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 444 गुणे और 50 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए 444 गुणे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 2 22, 20 2 22, ठीक है। 222 एक अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पर कितना इसका वोल्टेज हो जाएगा आपका 222 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक परिणामित्र के 200 टर्न प्राथमिक वाइंडिंग एन के लिए कितना दिया है 200 टर्न दिया है। यदि वाइंडिंग 240 वोल्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 240 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, अधिकतम फ्लक्स का मान दिया है 5 मिली वेबर, तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी। आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी का मान बताना है कितना आएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं PM टेक साइंस, वहाँ पर ये आपको पेपर मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन होकर के बहुत सारे आप वीडियो भी देख सकते हैं। PDF भी आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, DC मशीन के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।